गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर मुकुल भिंगराज, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स फैकल्टी, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज, जमशेदपुर, फॉर्मोमेन, जमशेदपुर। मैं आज आप लोगों को सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेशन और टॉपिक है कंट्रोल प्रोसेस, जिसमें मैंने कल आप लोगों को कंट्रोल प्रोसेस का एक लेक्चर दिया था और उसके आगे आज जो है हम सेकेंड लेक्चर जो है उसका देंगे। और कंट्रोलिंग प्रोसेस में आपका दो पॉइंट हो गया था, प्रमापों का निर्धारण, सेटिंग स्टैंडर्ड, और दूसरा है वास्तविक प्रगति का मापन, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये दो पॉइंट जो हो गए थे। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में जाएंगे, वो है थर्ड है वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। नियंत्रण, ये जो है नियंत्रण जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत ये वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना यह उसका तीसरे चरण में आता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस तीसरे चरण में जो थर्ड स्टेज है, उसमें हम जो भी वास्तविक कार्य हो रहे थे, अर्थात कि कार्य निष्पादन जो थी, तो वास्तविक कार्य निष्पादन की प्रमापों से उसकी तुलना हम करते हैं, अर्थात की तुलना की जाती है। विचलन मालूम किए जाते हैं और इन विचलनों के कारणों का पता लगाया जाता है। और विचलनों को पूर्व निर्धारित विचलन, सहन सीमा, डिविएशन, टॉलरेंस लिमिट्स के संदर्भ में ये देखा जाता है कि यदि विचलन इस सीमा के बीच में है तो विचलन को अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन विचलन के निर्धारित सीमा पार कर जाने पर उसकी रिपोर्ट तुरंत जो है, जो भी उच्च स्तर पर जो प्रबंधक होते हैं, तो वहां तक उसकी रिपोर्ट को पहुंचाई जाती है। यदि निर्धारित जो भी विचलन की निर्धारित सीमा है, उसको जब आप पार कर जाता है, तभी हमें इसकी रिपोर्ट जो है हमको प्रबंधकों के पास में पहुंचाना होता है। तो इस तरह से जो विचलन है, अर्थात कि जो डिविएशन है, विचलन, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका नकारात्मक विचलन, नेगेटिव डिविएशन, और दूसरा है धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डिविएशन। नियंत्रण प्रक्रिया में जो ऋणात्मक विचलन होते हैं, वो प्रमापित कार्य से कम कार्य होने के कारणों का पता लगाना तो जरूरी ही है, लेकिन धनात्मक जो भी होते हैं, पॉजिटिव जो डेफिनेशन होते हैं, तो धनात्मक विचलनों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। धनात्मक विचलन का अभिप्राय जो है वह वास्तविक कार्य प्रमापित कार्य से अधिक होना है। यदि यह जानकारी मिल जाए कि वास्तविक प्रगति अधिक होने के क्या कारण है, तो उनमें और भी अधिक सुधार करके भविष्य में उसको सुधार करके कार्य कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से डिविएशन जो होते हैं, विचलन जो होते हैं, उसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1 है मानवीय कारण। मानव जो है, मानव कारण का मतलब है कि मानव से संबंधित होता है। मानव जो है वो कर्मचारियों को माना गया, और इस तरह से कर्मचारी चूंकि उत्पादन का काम करते हैं, इसलिए कर्मचारियों की जो अकुशलता होती है, तो मानवीय कारण में ये मुख्य होती है। और दूसरा अनिश्चित घटनाएं, जैसे मान लीजिए कि उत्पादन क्षेत्र में अनिश्चित घटनाओं का मतलब ये हुआ कि जो उत्पादन की कार्य करने में कुछ बाधा देते हैं और अनिश्चितताएं आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाता है, जैसे कि हड़ताल, तालाबंदी, कच्चे माल की कमी, अनेक प्रतियोगिताओं का बाजार में प्रवेश करना आदि। तो इस तरह से तीसरा जो है वो है विविध रुकावटें, जैसे कि उत्पादन काम हो रहा है तो मशीन निरंतर मशीन जो है प्रतिदिन वे अपने काम हो रहे हैं, तो मशीन जो है अचानक वे उनका काम रुक जाता है, मशीन में खराबी हो जाती है, या मशीन टूट जाते हैं, या बिजली के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भी काम हो रहा है, तो बिजली की पूर्ति में भी जो सप्लाई होती है, तो उसमें भी बाधा आती है। तो ये विभिन्न रुकावटें में आती है। चौथा है गलत प्रमाप, जैसे बिक्री जो हो रही है तो वो गलत तरीके से हो रही है, लाभ हो रहे हैं, लागत आदि के बारे में जो है गलत अनुमान लगाना। और इस तरह से
विचलनों के उपरोक्त सभी कारणों को नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय दो भागों में इसको हम बांट करके इसको देख सकते हैं। नियंत्रण कारण का मतलब ये हुआ जिसको कि हम नियंत्रण कर सकते हैं, और यदि किसी प्रकार की त्रुटि है, बाधा है, तो वैसे या कमियां है, तो उसमें सुधारात्मक कार्य करके उसको सुधारा जा सकता है। जैसे कर्मचारियों के साथ उपयुक्त समझौता करके जब यदि हड़ताल हो रही है तो हड़ताल को टाला जा सकता है। और दूसरी ओर जो है अनियंत्रण कारण वे होते हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता, केवल अच्छा ही हम उसका पूर्व अनुमान लगा करके इसको दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से केवल अच्छा पूर्वानुमान लगाकर कम जरूर किया जा सकता है। जैसे प्रतियोगी फर्मों का बाजार में प्रवेश करना विचलनों का एक नियंत्रणीय कारण है, क्योंकि दूसरे व्यवसायों को व्यवसाय करने से नहीं रोका जा सकता है, चाहे उनके आने से किसी संस्था की बिक्री में कितनी ही कमी क्यों ना हो जाए। लेकिन बाजार संरक्षण के आधार पर यह पूर्वानुमान तो लगाया जा सकता है कि कितनी और फर्में बाजार में प्रवेश करने वाली हैं, तथा इसी आधार पर अपने बिक्री के प्रभाव को निश्चित किए जा सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है इसका नियंत्रण प्रक्रिया का सुधारात्मक कार्यवाही करना, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नियंत्रण प्रक्रिया का यह अंतिम प्रक्रिया है, अंतिम यह चरण है, प्रक्रिया नहीं कहेंगे, चरण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है, जो स्टेप इसके अंतर्गत आता है, वह है सुधारात्मक कार्यवाही करना। तीसरे चरण तक विचलनों व उनके कारणों का पता लगाया जाता है। अब जब बारी आती है तो वास्तविक कार्य प्रगति में क्या क्या अड़चनें आ रही हैं या कारणें हैं या बाधाएं हैं, तो उन सभी बाधाओं को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। अर्थात कि सुधारात्मक कार्यवाही का उद्देश्य वास्तविक प्रगति को अपेक्षित प्रगति के अनुकूल बनाना है, और इसमें दो प्रकार की व्यवस्थाओं को हम शामिल करते हैं, रखते हैं। नंबर 1 है वास्तविक प्रगति में कमी को दूर करना। जैसे यदि उत्पादन में कमी मशीन में खराबी होने के कारण हुई है, तो मशीन को तुरंत जो है जो मशीन के मरम्मत करने वाले हैं तो उनको बुलाकर मशीन को ठीक कर लेना चाहिए, तथा कर्मचारियों से अधिक समय तक काम करवाकर उत्पादन में भी कमी को पूरा कर लेना चाहिए। दूसरा है इसी काम की इस कमी की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकना। अर्थात कि यदि संस्था में जो काम हो रहे थे किन कारणों से वो बाधा हो रही थी, जैसे मशीन के कारण बाधा हो रही थी, तो ये मशीन को हमको तुरंत अप टू डेट करना है। फिर दूसरा चीज जो है मशीन में बाधा नहीं होनी चाहिए। एक जो खराबी है उन कारणों को गहराई से हमको उसको लेना है, अध्ययन करके उसके उपाय करना है, ताकि भविष्य में जब भी उत्पादन हो रहे हैं तो उस तरह की जो है समस्याएं नहीं आएंगी। और इस तरह से सुधारात्मक कार्यवाही करते समय प्रबंधकों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है सुधारात्मक कार्यवाही विचलनों के कारणों की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद की जानी चाहिए। दूसरा, यदि प्रमाप गलत निर्धारित कर दिए गए थे तो उन्हें ठीक कर देना चाहिए। तीसरा, सुधारात्मक कार्यवाही उसी प्रबंधक द्वारा की जानी चाहिए जिसका कार्य से सीधा संबंध हो। चौथा, कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिए ताकि भविष्य में हानि से बचा सके। पांचवा, यदि आवश्यक हो तो नीतियों, कार्यविधियों, नियमों आदि में परिवर्तन कर देना चाहिए। छठवां है सुधारात्मक कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए जिसे वास्तविक कार्य निष्पादन में लगे हुए व्यक्ति भी पसंद करे। और सातवां है धनात्मक विचलनों का पता लगाकर उसमें और अधिक सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि भविष्य में जो है कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके। सुधारात्मक कार्यवाही करने के संबंध में एक विशेष बात यह भी है कि सिर्फ सुधारात्मक कार्यवाही कर देने से ही नियंत्रण कार्य जो है पूरा नहीं हो जाता है, यह कंप्लीट नहीं होता, बल्कि यह देखना चाहिए कि कार्यवाही का वास्तविक परिणाम जो मिल रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ा है, और नकारात्मक परिणाम निकलने पर उसको सुधारात्मक जो है वो सुधार के उपाय करना है, कार्यवाही करनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि नियंत्रण जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।